आखिर ऐसा क्या हुआ है रात में जो तुम इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो? सुबह सुबह तुम इतना तमाशा करके यहाँ आ गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सास फ़ोन पर क्या बोल रही थी कि अपनी बेटी की तरबियत करें। सुबह सुबह उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। इफ़रा, मैंने तुम्हें ये तरबियत दी थी कि तुम शादी की सुबह ये तमाशा लगाओ। शाइस्ता बेगम का लहजा सख्त था, आंखों में हैरत के साथ गुस्सा भी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी इफ़रा को घूर रही थी। इफ़रा उनके सामने दुपट्टे में लिपटी सर झुकाए बैठी थी, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और अम्मा, इफ़रा की आवाज़ कँप आ रही थी। वह नम आंखों से माँ को देखते हुए बोली, शादी की रात जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि शादी की रात दरिंदगी होती है। अम्मा, शौहर जानवर बन जाता है। उसका लहजा टूटा बिखरा मालूम हो रहा था। शाइस्ता बेगम के माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने आगे होकर इफ़रा के चेहरे को बगौर देखा। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? तुम्हें खाला ने समझाया था ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। शादी के बाद एक रिश्ता कायम होता है। क्या उनकी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी? वो अपनी बेटी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर फिक्रमंद हो गई। इफ़रा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया, जैसे किसी लफ्ज़ को वापस निकलना चाह रही हो, मगर तकलीफ़ ज़्यादा थी और आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अम्मा, खाला ने कुछ और बताया था। नरमी की बात की थी और आहिस्तगी की बात की थी, मगर ज़रून जी, वो तो वैसे नहीं है जैसे मैंने सोचा था। वो तो जानवर है अम्मा, वो इंसान नहीं, वो हैवान है और उनमें सिवाय दरिंदगी की और कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे रात भर। ये कहते ही वो भीग कर रोने लगी। बस चुप हो जाओ, वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोली। मेरा दिल दहला रही हो तुम। क्या हो गया है तुम्हें इफ़रा? समझदारी का मुजाहिरा करो। शादी की सुबह इस तरह लड़कियां तमाशा नहीं लगाती। तुम जानती हो कि आज के बाद तुम्हारा हर कदम तुम्हारे ससुराल की इज्जत को मुतासिर करेगा। खामोश हो जाओ। इफ़रा ने रोते रोते सर झुका लिया। वो अब मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी और शाइस्ता बेगम ने अपना फ़ोन उठाया और गुस्से में स्क्रीन को घूरते हुए बोले, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ, देखती हूँ कि मैं कैसे इस मामले को संभालती हूँ। इफ़रा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसक कर सोफे के कोने में सिमट गई, जैसे खुद को दीवार के साथ लगाकर महफूज महसूस करना चाहती हो। वो कांप रही थी और नज़रें दरवाजे पर थी, जैसे किसी के दोबारा आने का खौफ हो। उसकी सांसें बेतरतीब थी, आंखों में वो सब कुछ ताज़ा था जो रात को हुआ था, जिसे वो किसी को ना ठीक से बता सकी, न कोई मानने को तैयार था। और कमरे में खामोशी छा गई, मगर इफ़रा के अंदर एक तूफ़ान था, जिसे समाज सिर्फ तमाशा कहता था, मगर सिर्फ वो जानती थी कि उस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक वो ड्राइंग रूम में बैठी रही और फिर थक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसमें हिम्मत न थी मज़ीद तमाम टॉर्चर बर्दाश्त करने की और शाइस्ता बेगम सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उनके कदम बोझल थे और चेहरे पर एक अजीब सा इज़्तिराब नुमाया था। वह दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि सदीक साहब, जो पहले ही लाउंज की खिड़की के पास खड़े बाहर झांक रहे थे, फ़ौरन पलटे और उनकी तरफ लपके। क्या हुआ है? इफ़रा से बात हुई तुम्हारी? उनकी आवाज़ में बेचैनी थी और शाइस्ता बेगम ने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया और थके कदमों से बिस्तर के किनारे बैठ गई। उन्होंने दुपट्टा सीने पर फैलाया और गहरा सांस लेते हुए शौहर को देखा। जैसा हम सोच रहे थे ज़रून के बारे में वैसा कुछ नहीं है। इफ़रा बहुत डरी हुई है और वेडिंग नाइट पर बहुत कुछ होता है, ये हम जानते हैं, मगर इफ़रा की हालत ठीक नहीं लग रही। वो अजीबोगरीब बातें कर रही है। वह बेहद डरी हुई है और मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैंने आज तक अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा। वो एक शोख चंचल बच्ची है, मगर अब एक डरी सहमी हिरनी की मान लग रही है। सदीक साहब खामोशी से उनके बराबर बैठ गए। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के साए थे और आंखों में एक बाप का इज़्तिराब छलक रहा था। शाइस्ता बेगम, अगर कोई मसले वाली बात है तो तुम ज़रून की माँ से बात करो। देखो, मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी भारी नहीं लगती। अगर हालात ख़राब हों तो मैं उसे अपने घर में रख सकता हूँ। भाड़ में गया समाज, रिश्तेदार और मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। मुझे मेरी बेटी से गर्ज है और वो मुझे बेहद अजीज़ है। वो तड़प कर बोले थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी बीवी के हाथ पर हाथ रखा, जैसे उनकी बात को संजीदगी से समझने के यकीन दिला रहे हों। मैंने इस रिश्ते की हामी सिर्फ इसलिए भरी थी कि ज़रून इफ़रा से बड़ा है, समझदार है, मगर आज जो इफ़रा की हालत मैंने देखी है उसमें मेरा दिल हिला कर रख दिया। वो सुबह 7 बजे जिस तरह बौखलाहट में बग़ैर कुछ कहे घर आई है। शाइस्ता, मेरा दिल बैठ रहा है। और शाइस्ता बेगम ने नरमी से शौहर की तरफ देखा, आंखों में नमी उतरने लगी। हाँ, मैं बात करूँगी, मैं ज़रूर बात करूँगी उसकी सास से।
हमारी बेटी है, इकलौती है, कैसे बर्दाश्त करें कि उसके साथ कुछ गलत हो। मैं खुद भी माँ हूँ, बेटी की आंखों में वो खौफ देखा है मैंने जो आम नहीं होता। सिद्दीक साहब ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। हमें ये रिश्ता निभाने की जिद ने अपनी बच्ची की रूह को जख्म नहीं देना। अगर वो ठीक महसूस नहीं कर रही तो कुछ न कुछ तो है शाइस्ता, वरना हर लड़की शादी की सुबह कितनी खुश होती है, वो छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत। लेकिन बच्ची की हालत मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। हाँ, शाइस्ता बेगम ने धीरे से कहा, मुझे भी ये रस्में, ये रिश्ते और ये माशरती भरम उस वक्त तक अजीज़ नहीं जब तक मेरी बेटी सलामत रहे। मेरी बच्ची मुझ पर वाकई भारी नहीं सिद्दीक, वो हमारी बेटी है, बस यही रिश्ता सबसे बड़ा है। सिद्दीक साहब ने नरमी से बीवी के शाने पर हाथ रखा। वो दोनों खामोशी से बैठे, गोया अपने अपने दिल का बोझ एक दूसरे की आंखों में बांट रहे थे। कमरे की फ़िज़ा में एक अजीब सी संजीदगी और बेआवाज़ फैसला मुंडला रहा था। बेटी की इज़्ज़त और हिफाजत किसी भी ससुराल या रिश्ते से बड़ी है। इफ्रा कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी थी और कंबल में लिपटी, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए। वो ना कुछ बोल रही थी और ना किसी का सामना करने के काबिल महसूस कर रही थी। दरवाज़ा बंद था मगर दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि जैसे दीवारों से टकरा रही हो। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी जब अचानक उसका मोबाइल बजने लगा और छुरछुरी लेकर उसने आंखें उठाई। मोबाइल की स्क्रीन पर ज़ारून कॉलिंग जगमगा रहा था। वो एक लम्हे को साकित हो गई। उसने फ़ोन को देखा, सांस रोकी और फिर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मगर फ़ोन मुसलसल बजता रहा। एक बार, दो बार, आखिरकार चौथी बार उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठा लिया। अभी उसके लब हिलने भी ना पाए थे कि फ़ोन के स्पीकर से ज़ारून की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा लड़की? मेरे उठने से पहले तुमने ये घर में क्या तमाशा लगा दिया? अम्मी क्या बता रही हैं कि तुमने सुबह सुबह रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया, और जब वो मुझे उठाने के लिए मुलाजमा को भेजने लगी तो तुमने और वावेला मचाया। हुआ क्या है तुम्हें? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम यूँ रो धोकर अपनी माँ के घर जा पहुँची? इफ्रा ने मोबाइल को दोनों हाथों से थाम रखा था, जैसे उसकी आवाज़ के वज़न से फ़ोन हाथ से न छूट जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह हिम्मत जमा करके बोली, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप इंसान नहीं, आप जानवर हैं और आपको किसी की परवाह नहीं। जो आपने रात को मेरे साथ किया उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ज़ारून की आवाज़ में हैरत और गुस्सा दोनों दराए। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किसी ने कुछ नहीं समझाया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान एक रिश्ता होता है, उसका कोई तकद्दुस होता है और कुर्बत होती है, कि तुम्हें उसका ज़रा सा भी शऊर नहीं? इफ्रा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी आवाज़ मज़ीद लरसने लगी। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे वापस आना है। मैं नहीं आऊँगी और आप दोबारा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। ये कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने मोबाइल तकिए के नीचे रखा और एक बार फिर खुद को घुटनों में समेट लिया। आंखों से आंसू फेंकने लगे और वो खामोशी से रोती रही। कमरे में सिर्फ उसकी दबी दबी सिसकियाँ सुनाई देती रही और जैसे एक बेआवाज़ चीख हो जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी मगर अंदर बहुत कुछ तोड़ रही थी। वो महज 20 साल की एक सादा तबीयत लड़की थी जिसकी ज़िंदगी सिर्फ अपने माँ बाप के गिर्द ही घूमी थी। कोई भी ऐसी दोस्त उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुई थी जो उसे गलत रास्ते पर भटकाती। मगर अब उसे अफसोस हो रहा था कि काश उसे शादी का मतलब पता चल जाता तो आज उसके साथ ये सब ना होता। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ज़ारून आईने के सामने खड़ा था और आंखों में गहरी संजीदगी, चेहरा पुख्ता लेकिन नहायत दिलकश। वो बेशक 35 साल का था मगर ख़ुद को उसने इस तरह संवार के रखा हुआ था कि कोई देखकर बोल नहीं सकता था। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जिसामत और कसरती वजूद, वो भला का हसीन था। परफ्यूम छिड़क कर उसने एक तायराना निगाह अपने वजूद पर डाली। अभी वो परफ्यूम की शीशी मेज़ पर रख ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और रिफ़त बेगम तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर खफकी और आंखों में गहरी फिक्र थी। ये क्या तमाशा हो रहा है ज़ारून? उनकी आवाज़ कमरे में गूंजी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने ससुराल नहीं जाओगे। माँ की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नज़र में। ज़ारून ने पुरसकून अंदाज में आईने से नज़रें हटाई और माँ की तरफ पलटा। अम्मी, आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। आप ही मेरी ताकत है और मेरा गुरूर है। वो थोड़ा रुका और फिर आहिस्ता से बोला, मगर वो मेरी बीवी है, एक नासमझ और जज्बाती लड़की, और मेरे लिए बहुत अजीज़ है। मैं
उसे इस तरह बीच मंझधार में नहीं छोड़ सकता, और ख़ास कर उस वक्त बिल्कुल भी नहीं। शादी को घंटे ही कितने हुए हैं जो मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। एक जज्बाती लड़की को संभालना हर मर्द का फ़र्ज़ होता है, और मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाना जानता हूँ। रिफत बेगम ने गुस्से से आंखें छोटी करते हुए कहा, जिस लड़की ने शादी की सुबह सबके सामने तमाशा लगाया हो, वो तुम्हारी इज्जत कैसे हो गई? उसने तुम्हें जलील किया है और रुस्वा किया है, और तुम उसे अपनी बीवी इज्जत बोल रहे हो। ना समझ नहीं है वो, बल्कि एक खुदगर्ज लड़की है जिसे सिवाय खुद के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, इकलौती है, रहने दो, मगर तुम्हें मेरी बात इतनी कब आती है समझ? सरू ने गहरी सांस ली और एक संजीदा निगाह माँ पर डालकर नरमी से बोला, अम्मी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोया, बाप का साया, दोस्त, रिश्ते और सुकून। आप जानते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, और अब जब ज़िंदगी ने थोड़ा थामने का मौका दिया है तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा अपनापन और अपने अंदाज से गुजार सकूँ। रिफत बेगम ने 2 कदम पीछे हटते हुए कंधे पर हाथ रखा। तुम उसके किए गए तमाशे को बर्दाश्त करोगे? सरू ने संजीदगी से माँ की आंखों में देखा। बर्दाश्त नहीं, सबक दूंगा, मगर अपनी तरह से। वो मेरे नाम से जुड़ी है और मेरी इज्जत है। मैं मानता हूँ उसने जो किया वो गलत है, नाकाबिले कबूल है, लेकिन वो मेरी बीवी है। अम्मी, मैं उसे सज़ा भी दूंगा और समझाऊंगा भी, मगर सब कुछ मेरी मर्जी और हिकमत से होगा। रिफत बेगम ने नापसंदीदगी से चेहरा मोड़ते हुए कहा, तुम चाहो जो मर्जी करो, मगर मुझे अपनी राय कहने का हक है। ये कहकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। सारून ने उनके पीछे देखते हुए गहरी सांस ली और सरनफी में हिलाते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाया, जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी मैं समझ रहा था, लेकिन खैर, आसान बनाना और मुश्किल करना बेगम मैं दोनों जानता हूँ। ये कहते हुए ही उसने बालों को हल्का सा छुआ था और अपने कॉलर ठीक करके बाहर की तरफ बढ़ा था। अब इरादा अपनी बीवी से मुलाकात करके उसे समझाने का था, और समझाने का अंदाज भी उसका अपना ही था। लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक और बाहर से आने वाली परिंदों की आवाज़ ही माहौल को जिंदा रखे हुए थी। ज़ारोन सफ़ेद लिबास में खामोशी से सोफे पर बैठा था और चेहरे पर संजीदगी, आंखों में बोझ और लब सख्ती से बंद। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और सिद्दीक साहब शाइस्ता बेगम के हमरा अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर वाज़ेह परेशानी और थकन के आसार थे। वो आहिस्ता कदमों से आकर ज़ारून के सामने वाले सोफे पर बैठे और शाइस्ता बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर सिद्दीक साहब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और ख़ुद बात शुरू की। देखो ज़ारून, मैं बात को घुमाकर करने का आदी इंसान नहीं हूँ। मैं सीधी दो टोक बात करता हूँ और सामने वाले शख्स से भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को संजीदगी से ले। मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी इतने बड़े लड़के से नहीं करता। उनकी आवाज़ भारी और पुरदर्द थी। मगर तुमसे शादी करने का मकसद सिर्फ यही था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, उसे बर्दाश्त से, समझदारी से संभालोगे। इफ्रा बहुत मासूम बच्ची है और उसने सारी ज़िंदगी 4 दीवारी के अंदर गुजारी है। उसे ना मियाँ बीवी के रिश्ते की बारीकियाँ पता है, ना घरेलू मामलात की पेचीदगियाँ। वो थोड़ा रुके, फिर थकी हुई आवाज़ में बोले, मैंने सिर्फ तुम पर इन्हिसार करते हुए उसकी शादी की, वरना सच पूछो तो इतनी कम उम्र में अपनी बेटी को रुखसत करने का दिल मेरा भी बिल्कुल ना था। अभी वो मज़ीद कुछ कहना चाहते थे कि ज़ारून ने आहिस्तगी मगर मजबूती से बोलना शुरू किया। शाइस्ता आंटी, आपकी शादी जब हुई थी, आपकी उम्र क्या थी? ये सवाल सुनते ही कमरे में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। शाइस्ता बेगम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली कि 15 साल। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, मगर बेटा वो वक्त और था। और ज़ारून ने फ़ौरन उनकी बात काट दी, मगर लहजा बेअदब ना था। जी आंटी, वक्त और था और माहौल और था, मगर लड़की तब भी लड़की थी, आज भी लड़की है। उस वक्त भी वो एक नया घर, नया रिश्ता, एक अजनबी शख्स को समझने की कोशिश करती थी। आज भी वही होता है। और वो थोड़ा आगे झुककर संजीदगी से बोला, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं हुई। मानता हूँ मुझे इफ्रा को वक्त देना चाहिए था, समझने का मौका देना चाहिए था, और शायद मैंने बहुत कुछ जल्दी कर दिया। मगर आंटी, जो इफ्रा ने सुबह किया, रो धो कर पूरे घर को सर पर उठाया, अपनी माँ के घर भाग गई। आप खुद बताएं कि हकीमान से क्या वो तरीका ठीक था? चल लम्हे वो खामोशी से उन्हें देखता रहा और जवाब का इंतज़ार करता रहा। जब वो न बोली तो वो दोबारा बोला, माजरत के साथ शाइस्ता आंटी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आपने इफ्रा की तरबियत बिल्कुल मुकम्मल नहीं की।
उसने निगाहें उनकी तरफ जमाते हुए कहा, मैं यहाँ लड़ने या आपको कुछ सुनाने नहीं आया। मैं सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि शादी को सिर्फ एक दिन हुआ और उस एक दिन में अगर हम सब ने अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें पाल ली तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। शाइस्ता बेगम ने नजरें चुराई मगर कुछ कहा ना। सिद्दीक साहब खामोशी से अपनी उंगलियां मुट्ठी में बंद करके बैठे रहे। और मैं कोई जानवर नहीं आंटी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोकर ये मुकाम हासिल किया है और मैं अपनी बीवी को जानवर जैसा सलूक देकर खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता, मगर हर मर्द की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जो मैं अपनी बीवी से ही पूरी करना चाहता हूँ। ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। ज़रूर उनका लहजा सख्त ना था मगर उसमें एक ठहरा हुआ दर्द था। अगर इफ़रा इन फितरी जज्बात को गलत नाम दे रही है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे समझाऊं, ना कि उसे छोड़ दूं या ख़ुद को मुल्ज़िम साबित कर दूं। आप दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर वो आपसे कोई उल्टी सीधी बात करती है तो क्या ये आप पर फ़र्ज़ नहीं कि आप उसे समझाएं कि बेटा तुम गलत सोच रही हो और गलत बात कर रही हो। उसने लम्हे भर को तौक़ुफ़ किया और फिर कुछ नरमी से बोला, खुदा की कसम मैंने उसके साथ कोई जानवरों वाला सलूक नहीं किया। आंटी, मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ कि मुझे ऐसी बातें आपके सामने करनी पड़ रही हैं, मगर मैं मजबूर हो चुका हूँ और अगर आपको मुझ पर शक है तो आप इफ़रा का मेडिकल चेकअप करवा सकती हैं। मैंने उसके साथ नरमी से ताल्लुक़ बनाया था, जिससे एक शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत के साथ बात करता है वैसा ही सलूक किया था। उसने निगाहें झुका ली जैसे अपने अल्फाज की तल्खी को खुद भी महसूस कर रहा हो। अंकल, मैं जानता हूँ कि आपके सामने ये बात करना मुनासिब नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे इफ़रा ने मजबूर कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। शाइस्ता बेगम की आंखों में नमी थी, चेहरे पर शर्मिंदगी की एक वाज़ेह झलक। सिद्दीक साहब ने कोई जवाब न दिया और बस आहिस्ता से उठे और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चल दिए। शाइस्ता बेगम ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा मैं उसे तैयार करके लाती हूँ, तुम उसे ले जाना। ज़रूर ने बस इस बात में सर हिलाया और वो खामोशी से कमरे से निकल गई। अब लाउंज में सिर्फ ज़रून था, तन्हा मगर थोड़ा हल्का, जैसे उसने वो बोझ उतार दिया हो जो कल रात से दिल पर रखा था। वो एक समझदार मर्द था, हर कंडीशन को अपने तौर पर हल करने वाला इंसान, एक एम्पायर चला रहा था। भला एक लड़की को कैसे नाकाबू करता। उसको हर किस्म की बात संभालनी आती थी और कमरे में हल्की सी तारीकी छाई हुई थी। पर्दे अभी तक बंद थे और बाहर की धूप अंदर आने से कासिर थी। इफ़रा अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी गहरी नींद में थी और सांसों की रफ्तार सुस्त थी, जैसे ज़हनी थकन ने जिस्म को मफलूज सा कर दिया हो। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। शाइस्ता बेगम अंदर दाखिल हुई और कदमों की आहट दबे पाँव की थी। उनकी आंखों में इज़्तिराब और चेहरे पर थकन की लकीर नुमाया थी। वो आहिस्तगी से उसके बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। नज़रें बेटी के चेहरे पर जम गई, जैसे किसी सवाल का जवाब चेहरे के मासूमियत में तलाश कर रही हों। हाथ उसके बालों पर फेरते हुए उन्होंने नर्म लहजे में पुकारा, इफ़रा जागो बेटा, शौहर आया है तुम्हारा, बाहर आओ, मिलो उससे। इफ़रा ने कोई जंबिश न की और वो नींद के ज़ेरे असर थी। इस बार शाइस्ता बेगम ने नरमी से उसे झंझोड़ा, उठो बेटा जागो। इफ़रा ने मंदी मंदी आंखें खोली और चेहरे पर उलझन और बेजारी की सी कैफियत नुमाया हुई। वो नज़रें माँ पर जमाते हुए थके लहजे में बोली कि क्या हुआ माँ, मैं सो रही थी। जबकि शाइस्ता बेगम उसको देखते हुए बोली कि बाहर ज़रून आया है, मिलो उससे जाकर। जब वो बेख्तियार उठकर बैठ गई और उनकी जानिब देखते हुए बोली, अम्मा आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं, मैं ज़रून से मिलूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने एक झटके से चादर परे की और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। आप जाके उनसे कह दें कि इफ़रा सो रही है और मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था। अभी उसके अल्फाज ख़त्म नहीं हुए थे कि शाइस्ता बेगम ने एक लंबी सांस लेकर बात काटी। इफ़रा जिद नहीं करते बच्चे, वो शौहर है तुम्हारा और जो ताल्लुक़ तुम दोनों के दरमियान कल कायम हुआ वो कोई गलत बात नहीं थी। वो एक नेचुरल प्रोसीजर है जो मियाँ बीवी के दरमियान तय होता है और इसमें शर्म या गुनाह वाली कोई बात नहीं। इफ़रा की आंखों में आंसू उतरने लगे, होंठ कँपाने लगे और अम्मा वो इंसान नहीं है। बेटा, शाइस्ता बेगम ने बात काटी। आवाज़ में ज़रा सख्ती आई। उसने कोई जानवर वाला सलूक नहीं किया। जानवर वाला सलूक क्या होता है मालूम है तुम्हें? शादी की रात बास लड़के बीवियों को मारते हैं और उनके कंधे गर्दन पर दांत काट देते हैं। क्या ज़रून ने ऐसा कुछ किया तुम्हारे साथ? इफ़रा ने आंखें बंद करके सर नफ़ी में हिलाया। आंसू रुखसार पर बहने लगे। फिर वो तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ वही चाहा जो एक शौहर अपनी बीवी से चाहता है। तुम्हें समझने की ज़रूरत है। बच्ची हो मगर बचपना नहीं करो। इफ़रा ने सिसकते हुए उनकी तरफ देखा।
एक लम्हे के लिए खामोश रही और फिर यकदम हाथ जोड़ दिए। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। और खुदा के लिए अम्मा, मुझे मजबूर मत करें, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं रह सकती उसके साथ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। ये कहकर वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर लिया। शाइस्ता बेगम दरवाजे की तरफ देखती रह गई और आंखों में गहरी परेशानी और लबों पर बेआवाज़ सांस का बोझ था। फिर वो आहिस्ता कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, जैसे हर लफ्ज़ उनके कंधों पर वज़न बन चुका हो। ड्राइंग रूम की फ़िज़ा में एक गैर मानूस सी खामोशी छाई हुई थी और ज़रून सोफ़े पर बैठा था। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में गंदी हुई थी और निगाहें फर्श पर जमी हुई थी। चेहरे पर एक गहरी संजीदगी और थकन का साया था, जैसे लम्हा ब लम्हा उसके अंदर इज़्तिराब बढ़ रहा हो। दरवाज़ा आहिस्ते से खुला और शाइस्ता बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी थी और ज़रून ने उनके कदमों की आहट सुनी तो वो फ़ौरन सर उठाया। यकीनन उसने आने से इनकार कर दिया होगा। ज़रून की आवाज़ में थकन भी थी और तल्खी भी। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? सिर्फ एक बार। वो खड़ा हो गया और कदम आहिस्ता से उठे, जैसे हर कदम उसके दिल के बोझ को बढ़ा रहा हो। शाइस्ता बेगम उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा रुकी और फिर आहिस्तगी से गोया हुई। ज़रून बेटा, वो किसी भी तरह राज़ी होने को तैयार नहीं। उसके दिल में अभी बहुत उलझने हैं और तुम उसे वक्त दो, दबाव मत डालो। ज़रून ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर किसी तूफान को थामने की कोशिश कर रहा हो। आंटी, मैं समझता हूँ कि वो परेशान है। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत जल्दी की, मगर मैं उसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ वो कोई गुनाह नहीं था। मैं सख्ती करने नहीं चाह रहा, सिर्फ बात करूँगा नरमी से और बस चाहता हूँ कि उसे खुद से बात करने का मौका दूँ। शाइस्ता बेगम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ज़रून बेटा, तुम पढ़े लिखे हो और समझदार हो। तुम जानते हो कि औरत का दिल बच्चों जैसा होता है और जितना दबाव डालोगे वो उतना ही ज़िद में आ जाती है। अगर वाकई तुम उससे साथ ले जाना चाहते हो तो ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ प्यार से बात करो, समझाओ उसे। ज़रून ने इस बात में सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ उसे तसल्ली दूंगा और सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। शाइस्ता बेगम ने धीमे लहजे में कहा, तो फिर जाओ, मगर अगर वो दरवाज़ा बंद कर ले या बात ना करे तो पीछे मत पड़ना। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ सिखा देती है। आप फिक्र न करें, मैं इस बार बस उसका एतमाद वापस लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता इफ्रा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कदमों में हिचकिचाहट भी थी और उम्मीद भी। पीछे शाइस्ता बेगम ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे दिल ही दिल में दुआ मांग रही हूँ कि बेटी का दिल मान जाए और ये बिगड़ा रिश्ता संवर जाए। और कमरे की फ़िज़ा में हल्की हल्की खामोशी तैर रही थी। ज़रून दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कदमों की चाप सुनकर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। इफ्रा बाहर निकली ही थी कि अचानक ज़रून को सामने देखकर उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो फ़ौरन रुख मोड़कर वापस वॉशरूम की तरफ लपकी, मगर ज़रून तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाजे में अपना पाँव जमा दिया। इफ्रा सुनो, बात कर लो, वो नरमी से बोला, मगर इफ्रा ने दरवाज़ा बंद करने के लिए ज़ोर लगाया। चले जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर अगले ही लम्हे ज़रून ने कदरे सख्ती से दरवाज़ा धकेल दिया और धचका इतना था कि दोनों का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो दीवार से जा लगे। उसी ज़ोर से शॉवर का नोब घूम गया और ठंडा पानी तेज़ी से बरसने लगा और इफ्रा फेंकती हुई पीछे हटी, मगर ज़रून ने एक हाथ उसकी कमर के गिर्द रखा और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। उसका चेहरा बालों से ढक चुका था, सांस बेतरतीब और जिस्म लरसता हुआ। ज़रून झुका और उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा शौहर बेवकूफ़ है? मैं वहाँ बैठा रहूँगा और तुम यहाँ खुद को कैद कर लोगी? इफ्रा, तुम बीवी हो मेरी, ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाऊँ? कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? इफ्रा ने अपने भीगते वजूद के साथ कांपती आवाज़ में कहा। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ज़रून की आंखों में एक पल को तासुर बदला, मगर उसने सख्त लहजे की बजाय पुरसकून अंदाज अपनाया। तुम्हें जो बुरा लगता है वो मेरा हक है, मेरी मोहब्बत है और तुम नहीं समझ रही इफ्रा। मैं तुम्हें अपनी समझता हूँ, लेकिन कोई खिलौना नहीं। तुम मेरी इज्जत हो और मेरी बीवी हो। वो हाथ बढ़ाकर शॉवर बंद कर गया, क्योंकि अब वो कांपने लगी थी और धीरे से इफ्रा का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुमने अपने माँ बाप का चेहरा देखा है? उनकी आंखों की नमी और उनके चेहरे पर लिखी हुई बेबसी। तुम जानती हो इफ्रा कि इस दुनिया में माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनकी बेटी खुश हो, और तुमने उनकी आंखों के सामने ये जिद लगा ली कि तुम वापस नहीं जाओगी, सिर्फ एक रात की बुनियाद पर। इफ्रा खामोशी से खड़ी रही और पानी में भीगी
اس کی پلکوں پر آنسو اور بارش میں فرق کرنا مشکل تھا۔ زارون نرم لہجے میں بولا، میں زبردستی نہیں کروں گا، میں چاہتا تو ابھی بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر نہیں۔ تمہیں منانا چاہتا ہوں اور تمہیں قائل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے دل کے قریب لانا چاہتا ہوں۔ افرا نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کہنا کافی ہے؟ زارون مسکرایا کہ نہیں، لیکن میں مانتا ہوں کہ خاموشی، آنسو، ضد اور ناراضگی محبت کے آغاز کا ایک بچگانہ سا مرحلہ ہوتا ہے، اور تم شاید ابھی وہی کر رہی ہو۔ لیکن میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں واپس لے جانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے ہر روز آ کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور افرا نے نظریں اٹھا کر پہلی بار بغیر غصے، بغیر نفرت کے اس کی طرف دیکھا۔ زارون نے ہاتھ بڑھایا، چلو بدلو کپڑے اور میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، تمہارا اپنا گھر۔ وہ پلٹ کر جانے لگا مگر دروازے پر رک کر پیچھے مڑا اور ہلکی مسکراہٹ سے بولا، اور ہاں، ضد بہت پیاری لگتی ہے، مگر تھوڑی تھوڑی، روز کی نہیں۔ جبکہ وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھی اور جائے یا نہ جائے مگر اب جانا طے ہو چکا تھا۔ انکار اب ممکن نہ تھا اور دوپہر کی دھیمی روشنی لاؤنج کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ پردے ہٹے ہوئے تھے اور کمرے میں ایک رسمی سا سکوت طاری تھا۔ صوفے کے کنارے پر سہمی ہوئی نظریں چکائے افرا بیٹھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ آپس میں جڑے تھے اور چہرہ جیسے جذبات سے خالی ہو چکا تھا۔ اس کے برابر میں ہی زارون موجود تھا، جبکہ سامنے صدیق صاحب اور شائستہ بیگم خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر شائستہ بیگم نے زارون کی طرف رخ کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، بیٹا دوپہر کے کھانے تک رک جاتے، تمہارے لیے کچھ خاص بنایا ہے۔ زارون نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور پھر نرمی سے بولا کہ امی نے آج دوپہر میں سب بہنوں کی دعوت رکھی ہے، سب کزنس بھی آ رہے ہیں اور اب ہم وہیں لنچ کریں گے۔ میں اور افرا بعد میں کسی دن آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، اور اس کی آواز میں بے حد رسمی پن تھا، جیسے محض ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہو۔ صدیق صاحب نے بات کا رخ افرا کی طرف موڑتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہاں بیٹا اجازت ہے، لیکن افرا ایک بات سمجھو، اپنے شوہر کو اپنا سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری باتیں، تمہاری سوچ، تمہاری آنا سب کچھ ہمارے سر آنکھوں پر، مگر بیٹا اب یہ گھر تمہارا میکا ہے۔ اصل گھر وہ ہے جہاں تم ہو اور وہی تمہاری اصل پہچان بنے گا۔ ان کا لہجہ نازسہانہ تھا اور مگر اس میں نرمی اور محبت شامل تھی۔ اسے آباد کرنا تمہارا فرض ہے۔ ہر بات پر ناراض ہو کر، ڈر کر یا ضد میں آ کر میکے چلی آنا، یہ صرف نادان لڑکیاں کرتی ہیں، اور میری بیٹی نادان نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے، بہادر ہے۔ افرا نے سر اٹھایا مگر کچھ نہ بولی اور صرف پلکیں جھپکی اور نظر پھر جھک گئی۔ آنکھوں میں موجود نمی نے سب کچھ کہہ دیا جو زبان نہ کہہ سکی، اور زارون آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ سے شلوار قمیض کا جوڑا ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے بولا، السلام علیکم انکل آنٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر اس نے افرا کی طرف دیکھا جو چند لمحے کے لیے ساکت رہی اور پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ نظریں ابھی زمین پر تھی، قدم بھاری اور دل میں ایک بے نام سا بوجھ لیے وہ زارون کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے لاؤنج میں ایک بار پھر وہی خاموشی پھیل گئی تھی جو بہت کچھ سننے اور سہنے کے بعد بھی بے جان سی محسوس ہوتی تھی۔ دوپہر کی روشنی آنگن میں دھوپ کی چادر کی صورت بچھی ہوئی تھی اور گھر کے اندر ٹھنڈک اور خاموشی کا سما تھا۔ زارون اور افرا مرکزی دروازے سے داخل ہوئے تو اندر کی فضا میں کشیدگی سی محسوس ہونے لگی۔ افرا نے دبے قدموں چلتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا اور سامنے صحن سے گزرتے ہوئے وہ بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہی تھے کہ اچانک دائیں طرف سے رفت بیگم کا سراپا ابھرا۔ افرا فوراً اپنی جگہ رک گئی اور نظریں جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، السلام علیکم امی۔ رفت بیگم نے پلکیں جھپکی اور طنزیہ انداز میں بولی، ہو گیا ختم تمہارا تماشا، آ گئی اپنی اصل اوقات میں؟ افرا کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا، جیسے کسی نے اندر سے روح نچوڑ لی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے اور زارون فوراً درمیان میں آیا، لہجہ سخت مگر قابو میں رکھتے ہوئے بولا، امی خاموش ہو جائیں، معاملے کو مزید مت بڑھائیں، ابھی بہنیں آنے والی ہیں اور آپ نے کھانے کا انتظام کر لیا؟ رفت بیگم نے طنزیہ ہنکار بھرا، منع کر دیا ہے سب کو دعوت سے۔ تمہاری بیوی نے جو تماشا صبح لگایا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے سامنے بھی کوئی نیا تماشا نہ کرتے۔ میرے داماد ہیں، ان کے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری گھرداری کی عزت نیلام ہو۔ ان کا لہجہ سخت اور بے رحم تھا، آواز میں نہ ماں کا نرم پہلو تھا اور نہ بزرگوں کی رواداری۔ اپنی بیوی کو اپنی زبان میں سمجھا دینا، میرے گھر میں کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک تیز اور گہری نگاہ افرا پر ڈالی، وہ نگاہ جس میں خفگی، نفرت اور تنقید سب بیک وقت موجود تھے۔ افرا کا وجود جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی اور آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک بار پھر سے خالی پن بھر گیا۔ رفعت بیگم کے قدم بھاری انداز میں گونجتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے اور پیچھے خاموشی چھا گئی۔ زارون نے گہری سانس لی، جیسے وہ بھی اس دباؤ سے تھک چکا ہو۔ اس نے افرا کی طرف دیکھا جو بدستور خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیچی، لب بند اور چہرہ بے جان ہو چکا تھا۔ کوئی لفظ نہ بولا گیا اور نہ کوئی سوال ہوا، بس دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے، جیسے سب کچھ سہنا اور اندر رکھنا ہی اب ان کے درمیان واحد راستہ رہ گیا ہو۔ کمرے کا ماحول مکمل خاموش تھا۔ باہر سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر اس کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور دروازہ بند ہوتے ہی افرا آہستگی سے صوفے پر جا بیٹھی۔ دوپٹہ اس نے خود پر مزید لپیٹ لیا، جیسے خود کو کسی نظر، کسی یاد یا کسی خوف سے چھپانا چاہتی ہو۔ نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے جذبات ساکت ہو چکے ہوں۔ زارون چند لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر آہستہ سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے گویا ہوا، تمہیں صبح صبح یوں تماشا نہیں لگانا چاہیے تھا افرا۔ اگر تمہیں کل کی رات میرا رویہ، میرا عمل اچھا نہیں لگا تھا تو تم مجھ سے کہتی، اپنی تکلیف مجھے بتاتی، میں تمہاری بات سنتا اور سمجھتا اور تمہاری مدد کرتا۔ اس کی آواز میں خفگی نہیں، سنجیدگی تھی۔ افرا نے پلکیں جھپکائی مگر سر نہیں اٹھایا اور زارون تھوڑا سا اور جھک کر بولا، دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے اور ایک معاہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو اپناتے ہیں، تو وہ صرف ایک خواہش پوری نہیں کرتے، وہ ایک فرض ادا کرتے ہیں اور اس پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ افرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر وہ بولی کچھ نہ۔ زارون نے اپنا لہجہ مزید نرم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کا برتاؤ کرتا ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ خلوص رکھتی ہے، تو اس پر دونوں کو نیکی کا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں بلکہ ایک دوسرے کی راحت بننا اصل مقصد ہے۔ وہ کچھ دیر رک کر بولا، مگر اگر تم خاموش رہو گی اور دل میں تکلیف رکھ کر دوسروں کے سامنے جا کر شکایت کرو گی تو یہ رشتہ کمزور ہوگا۔ تمہاری ماں یا میرے ماں باپ اس رشتے کو نہیں چلا سکتے افرا، صرف ہم دونوں ہی چلا سکتے ہیں، مل بیٹھ کر بات کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کر۔ افرا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور آنکھوں میں نمی تھی مگر انداز توجہ کا تھا۔ زارون نے نرمی سے کہا، جو کچھ بھی ہوا، اگر تمہیں لگا کہ میں غلط تھا تو تمہارے احساسات کو تکلیف پہنچی تو تم مجھے آئندہ کھل کر بتانا۔ خاموش رہنا یا چیخنا دونوں انتہائی نقصان دیتی ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا حق ہوں، لیکن تم بھی میری ساتھی ہو اور میری راحت ہو۔ ہم اگر ایک دوسرے کو نہ سنیں نہ سمجھیں تو پھر رشتہ کہاں بچے گا؟ افرا نے ہلکی سی سانس لی، شاید دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا تھا اور وہ اب بھی خاموش تھی مگر آنکھوں میں کچھ نرمی آ چکی تھی۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا اور ایک مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ اور پھر آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسا خوف نہ تھا بلکہ شاید ایک نیا آغاز چھپا تھا، سمجھنے، سننے اور سیکھنے کا آغاز۔ رات کے سائے کمرے میں گہرے ہو چکے تھے اور ہلکی مدھم روشنی لیمپ کی شکل میں ایک کونے سے پڑ رہی تھی۔ باقی کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں ہوا بھی جیسے دبے قدموں سے چل رہی تھی اور ماحول مکمل خاموش۔ بستر پر دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے تھے مگر درمیانی فاصلہ دونوں کے درمیان واضح تھا۔ افرا کا چہرہ مخالف سمت تھا اور نگاہ چھت کی طرف جمی ہوئی تھی اور دل بے چینی سے بھرپور۔ زارون نے چند لمحے اس کی خاموشی کو تکتے ہوئے گزارا، پھر آہستگی سے اس کی طرف جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور افرا نے ایک دم سہم کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ زارون کچھ کہنے ہی والا تھا کہ افرا کی مدھم کامتی آواز فضا میں گونجی، مجھے کچھ وقت دے دیں، میں ابھی آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں بنا پا رہی زارون۔ اس کی آواز میں گھٹن اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ غربت، یہ سب، یہ مجھے سکون نہیں دیتی بلکہ یہ سب میرے لیے سزا کی طرح ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی جیسے ہمت جمع کر رہی ہو اور پھر آہستگی سے کہا، آپ میرا درد سمجھ رہے ہیں نا؟ زارون نے گہری ٹھنڈی سانس بھری، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو یا کچھ سختی سے دبایا ہو۔
اس نے چند لمحے اس کے چہرے کو بغور سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، دوپہر میں نے تمہیں اتنا کچھ سمجھانے کی کوشش کی افرا، دل سے بات کی، نرمی سے بات کی، اسلامی طریقے سے بھی بات کی، مگر شاید تم نے سنا تو سب کچھ مگر سمجھا نہیں۔ وہ پل بھر کو رکا اور پھر آنکھیں اس کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، نہ ہی زبردستی تم پر اپنی مرضی تھوپوں گا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر تم مجھے یوں خود سے دور رکھو گی تو معذرت کے ساتھ پھر میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ افرا کی سانس تھمی اور دل کی دھڑکن جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک گئی ہو۔ زارون کی آواز میں اب ضبط کے آثار تھے۔ میں مرد ہوں افرا، اور میں نے اپنی خواہشات پر بہت سال قابو رکھا ہے، صرف اس احساس کے تحت کہ جب میری شادی ہوگی تو میں صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہوں گا، اس کے ساتھ وفادار رہوں گا، اور میں نے خود کو بچایا صرف اس دن کے لیے۔ اب اس کی آواز میں تھکن بھی تھی، تلخی بھی اور بے بسی بھی۔ مگر تم مجھے میرا حق نہیں دے رہی، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری محبت اور توجہ کا حقدار ہوں، اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر میں بھی انسان ہوں، کب تک خود کو قابو میں رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ موڑ کر دوسری طرف لیٹ گیا، جیسے اب مزید کچھ سننے یا بولنے کی گنجائش نہ ہو۔ افرا نے بے چین نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کچھ لمحے ویسے ہی ساکت رہی اور کمرے میں خاموشی گونجنے لگی، اور پھر دھیرے سے اٹھ کر زارون کے قریب ہوئی۔ ایک لمحے کو رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ ہولے سے بولی کہ ٹھیک ہے زارون، جیسے آپ چاہیں۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور نرمی بھی، اور کچھ انکہے جذبے بھی۔ زارون نے یہ الفاظ سنے مگر کروٹ بدلے بغیر خاموش لیٹا رہا، جیسے شاید دل میں کسی شکوے کا بوجھ باقی ہو، یا شاید وہ خود بھی اس رضامندی کی نوعیت کو پرکھ رہا ہو۔ چند لمحے گزرے تھے، وہ اس کی پیش قدمی کا انتظار کرتی رہی اور پھر خود ہی اس کے پاس ہو گئی، جبکہ وہ بے اختیار اس پر جھکتا چلا گیا۔ کمرے کی لائٹس بجھ گئیں اور ایک انکہی سرگوشی کمرے میں گونجنے لگی۔ ایک ہفتے بعد کچن میں شام کا ہلکا سا اندھیرا داخل ہو رہا تھا اور روشنیاں مدھم تھی۔ چولہے پر چائے چڑھی ہوئی تھی اور افرا دھیرے دھیرے چمچ ہلا رہی تھی۔ چہرے پر ایک خاموش تھکن اور آنکھوں میں سوچوں کی جھلک تھی۔ 2 کپ اس نے سلیقے سے ٹرے میں رکھے، جیسے خود سے زیادہ کسی اصول کی پابند ہو۔ اتنے میں دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ندا اندر داخل ہوئی۔ نگاہ افرا پر پڑتے ہی اس نے زہریلے لہجے میں کہا، آ گئی آپ مہارانی اپنے کمرے سے باہر؟ افرا نے چونک کر پیچھے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ پریشانی واضح تھی مگر لب خاموش۔ ندا آگے بڑھتے ہوئے بولی کہ اماں بتا رہی تھی کہ تم تو کوئی کام کرتی ہی نہیں، سارا دن بستر پر آرام فرما رہی ہوتی ہو، ایسا کیا انوکھا کام کرتی ہو تم زارون کے ساتھ؟ باقی بیویاں بھی تو شوہر کو رات بھر خوش رکھتی ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی کام پر لگ جاتی ہیں۔ افرا کا چہرہ شرم، گھبراہٹ اور تکلیف سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، زارون خود کہتے ہیں کہ آرام سے اٹھا کرو، میری کمر میں درد ہوتا ہے اس لیے۔ ندا نے زور سے کہا لگایا اور آواز میں طنز کی تیزی، ہاں تمہارے ڈرامے، اور تم تو خیر عورت ہو ہی نہیں، لگتا ہے کہ تم کوئی انوکھی مخلوق ہو جس پر اصول لاگو نہیں ہوتے۔ اس نے ایک تیز نگاہ افرا پر ڈالی، پھر قدرے قریب آ کر بولی کہ اللہ اللہ، جب تمہیں حمل ہوگا نا تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ صبح سے شام تک تم سوئی رہو اور میری اماں کاموں میں ہلکان ہو جائے۔ افرا نے ہونٹ بھینچ کر نظریں نیچی رکھی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، اور ندا نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، اپنے دماغ میں بٹھا لو افرا، اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو کام کرنا سیکھو، میری ماں تمہاری ملازمہ نہیں، عجیب مصیبت لے آئے ہیں ہم لوگ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک تیز چال کے ساتھ کچن سے نکل گئی۔ دروازہ جاتے جاتے زوردار طریقے سے بند کیا اور جیسے اپنے الفاظ کی شدت کو آخری تاثر میں ضبط کر گئی ہو۔ افرا وہیں ساکت کھڑی رہی۔ چائے اب ابل چکی تھی مگر چمچ ہلانے والا ہاتھ رک گیا تھا۔ آنکھوں کی نمی بہت مشکل سے پلکوں کے کناروں پر روکی جا رہی تھی۔ اس نے سانس اندر کھینچی، آنکھیں بند کی اور ہولے سے اپنے آنچل سے آنسو پونچھ لیے، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا، جیسے خود کو یاد دلا رہی ہو، برداشت کرنا بھی ایک عمل ہے اور خاموشی بھی ایک زبان۔ کمرے میں نیم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور زارون بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز اور لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ افرا خاموشی سے چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، جیسے ہوا میں بھی اس کے قدموں کی چاپ نہ ہو۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی میز تک آئی اور کپ احتیاط سے رکھ دیا۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے نگاہ لیپ ٹاپ سے ہٹائی اور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آج شام تمہارے امی ابو کے ہاں چلیں گے، ابھی تمہاری امی کا فون آیا تھا، رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، جیسے افرا کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہو۔
कुछ लम्हे गुजरे मगर कोई जवाब न आया और ज़ारून ने हैरत से सर उठाया तो इफ्रा की आंखों से बहते आंसू देखकर चौंक गया। वो लैपटॉप एक तरफ रखते हुए जल्दी से उसके करीब आया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इफ्रा ने फ़ौरन आंखें साफ करने की नाकाम कोशिश की और नज़रें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, आंख में कुछ चला गया था। ज़ारून ने नरमी से उसका बाजू थामा। झूठ मत बोलो इफ्रा, तुम जानती हो कि मैं पहचान लेता हूँ और कोई बात है तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी हुई है, मुझे बताओ क्या हुआ है। इफ्रा चंद लम्हे खामोश रही, जैसे अल्फाज गले में फंस गए हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ कांपने लगी। आपने ही तो कहा था कि मैं सुबह देर से उठा करूं। मेरे कमरे में दर्द होता है और मैं इसीलिए देर से उठती हूँ। लेकिन आज निदा बाजी ने बहुत कुछ कहा। उनका अंदाज, उनकी बातें। वो बोलते बोलते रुक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ारून की आंखों में गुस्से की परछाइयाँ आईं, मगर उसने खुद पर काबू रखते हुए धीरे से पूछा, क्या कहा निदा ने? इफ्रा ने हिचकियों के साथ कहना शुरू किया। कहा कि मैं कुछ नहीं करती और सारा दिन बिस्तर पर रहती हूँ। आप भूखे ऑफिस जाते हैं। वो बोल रही थी कि जब मैं हामला हो जाऊंगी तो तब उनकी माँ क्या करेगी। वो बोल रही थी कि मैं कोई मुसीबत हूँ और आप कोई बोझ लेकर आ गए हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ और सिर्फ आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहाँ गलत हूँ ज़ारून? उसने एक गहरी सांस भरी और इफ्रा को अपने करीब खींचकर सीने से लगा लिया। बस इफ्रा, बस रोना बंद करो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि आराम करो, तुम मेरी बात मान रही हो। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? इफ्रा ने आंखें बंद करते हुए उसके सीने पर चेहरा रख दिया, जैसे उसे वो लम्हे भर की पनाह मिल गई हो। और मैं निदा से बात करूंगा और अम्मी से भी। ये घर तुम्हारा भी है इफ्रा, और जब तक मैं हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इफ्रा की सिसकियाँ थमी ना थी, लेकिन उसके वजूद में हल्का सा सुकून नजर आया। वो खुद को पहली बार किसी की बाहों में महफूज महसूस कर रही थी। रिफत बेगम का कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। एक तरफ कालीन पर रखी मरकज़ में मेज़ और उसके गिर्द सोफे पर रिफत बेगम और निदा आमने सामने बैठी हुई चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आपस में बातों में मसरूफ़ थी। उनके दरमियान हल्की हंसी मजाक की फ़िज़ा थी। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला और ज़ारून अंदर दाखिल हुआ, दोनों चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ज़ारून का चेहरा संजीदा था और चाल में एक फ़ैसला कुन ठहरा। उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्तगी से चलता हुआ उनके मज़ीद करीब आ गया। अम्मी, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ और आज भी इसी बात को दोहराने आया हूँ। उसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर लहजे में वो सख्ती छुपी थी जो हद से तजावज़ पर ज़ाहिर होती है। रिफत बेगम ने चाय का कप मेज़ पर रखा और नाक चढ़ाते हुए बोले, अब क्या हुआ? ज़ारून ने गहरी सांस लेते हुए निगाह माँ से बहन की तरफ मुंतकिल की और फिर दोबारा माँ की आंखों में देखते हुए बोला, अम्मी, वो मेरी बीवी है। ये बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं? मैं मानता हूँ कि उसने शादी की सुबह जज्बाती होकर एक तमाशा किया था और उसने इस बात पर माजरत भी की है, लेकिन क्या आप हर बार उसकी गलती को दोहरा कर उसे शर्मिंदा करते रहेंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसका जज्बाती रद्दमल सज़ा के काबिल था? रिफत बेगम ने नापसंदीदगी से रुख मोड़ा, मगर कुछ बोली नहीं और ज़ारून का रुख अब निदा की तरफ हो गया। निदा बाजी, आपने उसे जिस तरह बातें सुनाई वो आपका हक नहीं था। आपको ये इजाज़त किसने दी? क्या मैंने? निदा अपनी जगह से तेज़ी से खड़ी हो गई। चेहरे पर हैरत और गुस्से की मिली जुली छलक थी। और क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सिर्फ अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो। तुमने मुझसे पूछा कि उसने मुझे क्या कहा? क्या तुम्हें पता है कि उसने कैसे बदतमीज़ी की? ज़ारून ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया कि मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है और आप दोनों से गुजारिश है कि उसे इस रिश्ते की इज़्ज़त दें। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो अब इस घर की बहू है और मेरी इज़्ज़त है वो? रिफत बेगम के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो खामोश रहीं। ज़ारून ने एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद सख्त लहजे में कहा, और मैं मज़ीद तमाशा नहीं चाहता। अगर आप लोग उसे कबूल नहीं कर सकते तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना। मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चला जाऊँगा, मगर अपनी बीवी को बेइज्जत होते नहीं देख सकता। ये कहते हुए उसने गर्दन बुलंद रखी और माँ और बहन की तरफ एक सख्त निगाह डाली और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। पीछे रह गई दो औरतें जो नखुवत से एक दूसरे को देखकर सर झटकने लगी, जैसे वो अभी किसी गलत फहमी में मुब्तला उनके बेटे का फैसला वक्ती है, मुस्तकिल नहीं। रात के पुरसकून लम्हे थे और सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ रिफत बेगम के कमरे में मध्यम पीला सा बल्ब रोशन था। वो दोनों माँ बेटी मामूल के मुताबिक सोफे पर बैठी हुई थी और बोली, ये लड़की हमारा ज़ारून हमसे छीन रही है। रिफत बेगम की आवाज़ मध्यम थी, मगर दिल पर गिरा। निदा ने
एक नज़र अपनी माँ के चेहरे पर डाली और सर्द आह भरते हुए बोली, हाँ अम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ज़रून को हो क्या गया है। उस लड़की में आखिर ऐसा कौन सा सुर्खाब का पर लगा हुआ है जो वो उस पर मर ही मिटा है। रिफत बेगम ने कर्ब से आंखें मींच ली। तुमने सुना नहीं कि आज क्या बोल के गया है कि वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चला जाएगा। बीवी है, इज्जत है, बस एक यही जुमला रट लिया है उसने। निदा ने नरमी से माँ के हाथ पर हाथ रखा। अम्मी आप फिक्र न करें, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो हमें भूल जाएगा। रिफत बेगम ने आहिस्ता से कहा, मगर क्या करेंगे? ज़रून के सामने उस लड़की की हिमायत ऐसी करता है जैसे वो कोई मजलूम वली हो और हम जालिम दरिंदे। निदा ने एक लम्हा खामोशी से गुजारा और फिर धीरे से माँ की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अम्मी मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। रिफत बेगम ने हैरत से बेटी की तरफ देखा। क्या फ़ैसला किया है? निदा ने आंखों में एक चालाक सी चमक लिए धीरे से जवाब दिया, मैं उसकी बीवी पर इल्ज़ाम लगाऊंगी। रिफत बेगम घबरा गई। कैसा इल्ज़ाम और क्या करोगी तुम? निदा ने एक मुस्कुराती निगाह उन पर डाली। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा अम्मी, अभी कुछ नहीं बोलूँगी। और रिफत बेगम ने लब भींचे और आहिस्ता से सर हिलाया, गोया बेटी की बात मान गई हूँ, लेकिन उनके चेहरे के जाविया साफ छलक रहे थे कि वो टेंशन में है। और दोपहर की धीमी धूप किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। इफ्रा गैस के चूल्हे के सामने खड़ी हंडिया में चम्मच चला रही थी और चेहरे पर हल्की सी थकन, मगर साथ ही दिल में ये इत्मीनान था कि शायद आज सब कुछ मामूल पर रहेगा। सहन से निदा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर इफ्रा ने हमेशा की तरह नज़रअंदाज करना बेहतर जाना। चंद लम्हे बाद कदमों की चाप सुनाई दी। निदा अपने शौहर सुलेमान के साथ किचन के दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। आंखों में वही पुरानी नफरत थी। वो अपने शौहर की तरफ देखते हुए बोली, आपको बस उसके पीछे जाके खड़ा होना है। जैसे ही ज़रून उस तरफ आए, आप उसके कंधे पर हाथ रखेंगे। सुलेमान ने थोड़ा सा हैरत से देखा, फिर खामोशी से इस बात में सर हिलाया और किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। निदा वहीं एक तरफ सुतून के साथ लगकर खड़ी हो गई, जैसे किसी तमाशे की शुरुआत का इंतज़ार कर रही हो। कुछ लम्हों बाद ज़रून हाथ में मोबाइल थामे सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया और वो लापरवाही से चलता हुआ किचन की तरफ बढ़ा और इत्तफाकन दरवाजे के करीब आकर रुक गया। वो मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था, शायद किसी कॉल या मैसेज में मसरूफ़। और निदा ने मौका देखते ही तेज़ी से कदम बढ़ाया और सामने आकर बुलंद आवाज़ में चीखी, सुलेमान, ये क्या कर रहे हैं आप? अचानक की गई आवाज़ से किचन में एक सन्नाटा सा छा गया। सुलेमान ने फ़ौरन पलटकर निदा की तरफ देखा, जबकि इफ्रा जो सब्ज़ी काट रही थी घबराकर पीछे मुड़ी और वो एकदम सुलेमान से टकराते टकराते बची। आंखें हैरत से फैल गईं, दिल की धड़कन लम्हा भर को रुक गई और ज़रून सर उठाकर उस मंजर को खामोशी से देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई तासर वाज़े ना था और निदा ने अब गुस्से में बफर कर कहा, देखा तुमने, ये है तुम्हारी बीवी जिसे तुम्हारी इज्जत की परवाह ही नहीं। सुलेमान जैसे ही अंदर गया ये घबरा गई और खुद सोचो, अगर कोई कुछ गलत ना कर रहा हो तो उसे क्या घबराहट। इफ्रा ने ज़रून की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी और आवाज़ भर आ गई, मगर उसने खुद पर काबू पाया और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया ज़रून, ये झूठ बोल रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि सुलेमान भाई कब आए, मैं तो बस किचन में खड़ी अपना काम कर रही थी। सुलेमान ने अब इफ्रा की बात काटते हुए कहा, क्या हो गया है भाभी, आपने ही तो मुझे बुलाया था किचन में कुछ काम कहकर, और जैसे ही मैं आया आप। इफ्रा घबरा कर बोली, ज़रून प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। ज़रून की आंखों में अब भी खामोशी थी, लेकिन इस बार ज़रून खामोश न रहा। अचानक ज़रून ने आगे बढ़कर निदा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। निदा का सर झटके से एक तरफ मुड़ा और वो चंद लम्हे के लिए साकित खड़ी रह गई। कमरे में सब सांस रोके देख रहे थे और ज़रून का चेहरा गुस्से से तिमतिमाया हुआ था। आंखों में आग भड़क रही थी और वो पलटकर सुलेमान की तरफ बढ़ा और उसका गिरेबान दोनों हाथों से थामकर जोर से झंझोड़ा। शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन का शौहर कहते हुए, और तुम निदा, तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हरकतें देखकर शर्म से ज़मीन फटनी चाहिए। मुझे सब मालूम है, कल रात तुम और अम्मी क्या बातें कर रही थी, मैंने सब सुन लिया था और मैं तो रात तुमसे माफ़ी मांगने आया था, अपनी सख्ती और अपने शक की माफ़ी मांगने, लेकिन ये सब देखूंगा मैंने कभी सोचा भी ना था। उसने पलटकर निदा की तरफ देखा, जो अब भी खामोशी से उसे घूर रही थी। चेहरे पर न शर्मिंदगी थी और न ही अफसोस, सिर्फ गुस्सा और जिद। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये लड़की मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और बार बार क्यों भूल जाते हो तुम सब लोग। निदा की आंखों में आग भड़क उठी। वो एक कदम आगे बढ़कर घुराई।
تو کیا تم اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنی بہن، اپنی ماں سے لڑائی کرو گے؟ وہ لڑکی جس نے یہاں آ کر تماشے کیے، جس نے سب کے سامنے رو رو کے ڈرامے کیے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ زارون نے سخت نگاہوں سے ندا کو دیکھا اور اس کی آواز دبی مگر واضح تھی۔ بس ندا، بہت ہو گیا، تمہاری حرکتیں برداشت سے باہر ہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور جہاں میری بیوی کو بار بار یوں ذلیل کیا جائے، مجھے اپنی بیوی کی عزت پیاری ہے اور میں اسے مزید اس ذلت سے نہیں گزار سکتا۔ اسی لمحے اندر سے رفت بیگم باہر آ گئی۔ چہرے پر حیرت، پریشانی اور افسوس کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ زارون کی طرف بڑھتے ہوئے بولی کہ خدا کی قسم زارون، مجھے نہیں پتا تھا کہ ندا یہ سب کرنے والی ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا میں خود اسے روک دیتی۔ بیٹے کے جانے کے خوف سے وہ سچ بول پڑی تھی، اور زارون نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا، خاموشی سے، اور وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ افرا کی آواز نے ماحول کو تھام لیا۔ نہیں زارون، میں آپ کی امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، معذرت کے ساتھ، لیکن میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ ایک ماں سے ان کا بیٹا چھین لوں یا اسے دور لے جاؤں۔ زارون نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور ماں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بس کر دے امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جیسی سمجھدار عورت سے ایسی بچوں والی حرکتوں کی امید نہ تھی مجھے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، نہ جا سکتا ہوں، اور آپ میری ماں ہیں، لیکن جو یہ تماشا ہوا ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کل رات میں نے ندا کی باتیں سن لی تھی، ورنہ آج کیا کوحرام میرے گھر میں برپا ہو جاتا میں خود نہیں جانتا۔ رفت بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے دھیرے سے سر جھکایا اور ہلکی آواز میں کہا کہ معاف کر دو زارون، واقعی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ندا نے جو کچھ کیا وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، اور میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ افرا کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ افرا چند لمحے کو ساکت رہی، لیکن خود بھی ان کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گئی تھی۔ ندا نفرت آمیز نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سلیمان نے اس کی کلائی پکڑی اور تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ زارون افسوس سے اپنی بہن کی پشت دیکھ کر اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا اور ان کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر لیا۔ گھر کا مرد ہی ہوتا ہے جو رشتوں میں توازن رکھتا ہے، ورنہ کبھی بھی ایک گھر سکون سے نہیں جی سکتا۔